सो वेलकम बैक टू डॉक्टर चेष्टाज लाइफ लैब, जहाँ साइंस का तड़का लगता है, सक्सेस की रेसिपी बनती है और लाइफ के अजीबो गरीब ट्विस्ट्स पर चर्चा होती है। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम अपने चैनल पर लाएंगे कुछ कमाल के गेस्ट जो अपनी लाइफ के एक्सपेरिमेंट से हमें इंस्पायर करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं ऐसे ही एक स्पेशल गेस्ट जो बायोलॉजी की दुनिया में अपने नए नए एक्सपेरिमेंट्स करके धमाका कर रहे हैं। So his journey has been truly inspirational, from school science projects to breakthroughs in stem cells and cancer biology. He has done it all. So without any further delay, let's welcome Dr. Pankaj Prasad. He did his bachelor's degree in genetics, followed by his master's in molecular and human genetics from Banaras Hindu University, and later his PhD from University of Delhi. He went to Johns Hopkins University in 2018 for his first postdoc research, where he developed a low-cost single-cell sequencing device. And later he joined Weill Cornell Medical College in New York City to work on clonal hematopoiesis. He returned to India in 2021 to work for a cell and gene therapy company in Bangalore and moved to Singapore to continue his research. So let's get ready to explore उनकी कहानी, उनके struggles और उनके success की behind the scenes story. Welcome, Pankaj. Thank you very much and thank you for this kind introduction. तो सबसे पहले आप हमें बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में कि बायोलॉजी के इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड में आप कैसे आए एंड व्हाट मेड यू चूज दिस क्रेजी पाथ ओवर एनी अदर पाथ लाइक बिकमिंग अ डॉक्टर और अ डेंटिस्ट लाइक मोस्ट अदर पीपल इन द फैमिली वांट। सो मेरी जर्नी एक डॉक्टर बनने से ही शुरू होने वाली थी। मेरी फैमिली में डॉक्टर्स हैं, मेरे जीजू जो हैं वो न्यूरो सर्जन हैं दिल्ली में। तो ऑन द सेम पाथ मैंने भी मेडिकल का एग्ज़ाम दिया। मेरा काफ़ी अच्छे कॉलेज से, यूपीसी पीएमटी से, ऑल इंडिया पीएमटी से और फिर कर्नाटका सीटी से, सब जगहों से काउंसलिंग की कॉल आ गई थी। तो उसी काउंसलिंग के लिए मैं बैंगलोर गया। कर्नाटका सीटी का एग्ज़ाम होता था जिसमें कर्नाटका में ही आपको बैंगलोर में ही जाके एग्ज़ाम देना होता था और वहीं पे काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ती है, क्योंकि बैंगलोर का बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, जो इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में आता है। मुझे लगा तो ये भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मैं पहली बार बैंगलोर गया वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ में। लेकिन जब काउंसलिंग की बारी आई तो मैं अकेला गया। मैंने कहा अब तो मैंने बैंगलोर देख लिया है, दिल्ली से काफ़ी दूर था, तो मैं अकेला चला गया। वहाँ जाके मैंने बीएससी इन जेनेटिक्स में एडमिशन ले लिया बिना घर वालों को बताए। वाओ। एज में आपको घर वाले पैसे दे के भेजे हो काउंसलिंग में कॉलेज ज्वाइन करने के लिए, और आप ऐसा डिसीजन लेते हो, इंडिपेंडेंट डिसीजन, लाइफ का पहला। घर पर आके घर वालों को बताया कि मैं डॉक्टर नहीं बन रहा हूँ, मुझे जेनेटिक्स पढ़नी है। उनको समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हुआ, मतलब ये हमारा बच्चा कैसे ऐसे डिसीजन लेने लगा अपने आप से, हम लोगों से बिना कंसल्ट किए, अपने फैमिली मेंबर्स मतलब रिलेटिव से, अपने सिबलिंग्स को, किसी को भी नहीं पता कि मैं क्या स्टेप लेने वाला हूँ। और ये ऐसा हुआ। फिर 2 महीने तक किसी ने कोई बात नहीं कर रहा है। पड़ोसी आ रहे हैं, रिलेटिव्स आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं कि क्या कर दिया, मतलब ऐसे कि जैसे मैं कहीं भाग गया हूँ घर से। मैं घर में ही था, लेकिन वो कोल्ड वॉर घर में शुरू हो गई थी। कोई बात वैसे नहीं कर रहा था, डेली उस पर बात होती थी पहले। तो मैंने कहा ठीक है, कब तक चलेगा। फिर मैंने उनको बताया कि मेरा प्रोग्राम शुरू हो रहा है बैंगलोर में और मैं ये स्टेप वापस नहीं ले रहा हूँ। मुझे पता है मुझे क्या करना था, और मुझे डॉक्टर बनना था बचपन में, जो होते हैं बचपन में डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मैं कहा अब नहीं बनना, पहले बनना था, डिफरेंट थिंग। और मुझे उस टाइम तक जेनेटिक इंजीनियरिंग ये सब चीजें पता थी। तो इसका फाउंडेशन शुरू हुई काफी पहले, 10th क्लास में ही मुझे उस स्टेम सेल के बारे में, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, और तब तक सीबीएसई के एनसीईआरटी के बुक्स आ गई थी जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी वाली, कोर्स हो चुका था। तो मैं तो सीबीएसई में नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने वो बुक पढ़ ली थी। मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग पता चल गया था कि क्या होता है। मुझे समझ में बहुत कम आता था, लेकिन आइडिया था कि कैसे करते हैं, मतलब क्या हो रहा है उस फील्ड में। तो 11th क्लास में ही मैं साइंस प्रोजेक्ट के लिए नेशनल अकेडमी, इंडिया में 3 नेशनल अकेडमी हैं, इलाहाबाद में, दिल्ली में और बैंगलोर में। उनके नेशनल इवेंट होते हैं साइंस डे पे, February 28 पे। तो मैं 9th क्लास में ही वो अटेंड कर रहा था, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे। तो मैं जब वहाँ पे वो प्रोजेक्ट लेके गया, मैंने अपने आप से ही, मेरे स्कूल में बायोलॉजी के टीचर नहीं थे। सोचो, सारी ट्रेजेडी एक साथ होने के बाद, इतनी सारी चीजों के बाद, 11th अनकॉमन नहीं है, आई एम श्योर। इजी नहीं था। 11th 12th में बायोलॉजी खुद से पढ़ी। जब आपको चाहिए होता है एक टीचर, कोचिंग चाहिए होती है, कोचिंग तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो बायोलॉजी खुद से पढ़ी है। तो वो पढ़ने के बाद मैं अपना प्रोजेक्ट लेके इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में, बहुत ही अच्छा सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है एनिमल साइंस के लिए, तो मैं वहाँ पर गया। तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो प्रोजेक्ट देखने आए। उन्होंने ऐसे देखा घूर के,
उन्होंने स्टेम सेल देखा, पूरा 3 थर्माकोल जो होते हैं ना, थर्माकोल प्रोजेक्ट बनते थे बड़े वाले, फुल साइज वाले, राइट। थर्माकोल के 3 बड़े वो देखे कि किसने बनाया है इतना सारा, और लेके कैसे आयो दिल्ली से मैं कहा ट्रेन में। कि 3 बड़े थर्माकोल प्लस बाकी फाइल्स, लिटरेचर का सामान, उसमें लाइव जो पेट्री डिश होती है जो मैंने स्कूल से ली थी अपने, उस पेट्री डिश में दिखाया था कि कैसे स्टेम सेल ग्रो करते हैं। तो वो सब सामान भी लेके आना, 4 दिन वहां पे रुकना, तो अपना लगेज भी था, तो वो सब लेके मैं बरेली पहुंचा था। तो उनको यकीन ही नहीं हुआ कि ये 12th का स्टूडेंट, फिर अपने टीचर को बुलाओ, मैं मेरे बायोलॉजी के टीचर ही नहीं है। तो वो परेशान हो गए, कहते हैं तुम इंस्टीट्यूट आओ, तुमसे इंस्टीट्यूट में बात करते हैं। तो उन्होंने IBRI इज्जत नगर में बुलाया अपने इंस्टीट्यूशन में। उस टाइम पे मैंने पहली बार क्या कहते हैं, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और बहुत सारी चीजें वहीं पे पहले ही देखी थी। तो जो फैसिनेशन थी वो और ज्यादा बढ़ गई कि ऐसे लैब होती हैं और ऐसी रिसर्च होती है। मैंने कहा बस, जो So डॉक्टर you बनने का started, 0.5% चांसेस थे वो उसी दिन खत्म हो गए थे जब मैं वो ट्रिप से वापस आ रहा था। right. अब So तो बस साइंटिस्ट ही बनना you है। started early on this, right? वेरी अर्ली, So आई वाज I वेरी would say it फॉर्चुनेट दैट आई हैड द रिसोर्सेज एंड आई फाउंड सम पीपल जिन्होंने बहुत अच्छे is, से मोटिवेट किया कि देखो ये है फैसिनेटिंग लाइफ ऑफ बीइंग अ साइंटिस्ट। yeah. So would you call that a specific moment when you knew that this was your calling? Yes, I think by then I had confirmed that I'm not going to become a doctor. Right. And I'm sure that the path from there to what you are right now was not a smooth sailing. You So how know, did your academic journey was and how it shaped you the way you are right now? so for me particularly, my academic journey has been difficult because I studied in Hindi medium. तो एक 12th क्लास तक अगर आपको सारी टर्मिनोलॉजी हिंदी में पढ़ी हूँ, जैसे कि डाइजेशन उपापचय होता है, और सडनली आपको फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम जो कि ज्वाइन करने के, कॉलेज ज्वाइन करने के कुछ महीने बाद ही होते हैं, यहाँ पे आपको सारी चीजें हिंदी में लिखनी पड़ती, मतलब इंग्लिश में लिखनी पड़ती हैं, और 12th के एग्जाम मैंने हिंदी में दिए हों, तो यू कैन इमेजिन कि उस स्टूडेंट के लिए कितना डिफिकल्ट हुआ होगा एक एक वर्ड को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, उसको लिखना, और उसके बाद वो एग्जाम में पूरा सेंटेंस फ्रेम करना, जबकि आपको सेंटेंस फ्रेम करने नहीं आते हैं because you have been taught in English how to frame a sentence in biology. Right. So that was the most difficult, I think, challenging task ever. Transition from Hindi medium to English. बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग आई थिंक बाद में आती है, पहले चैलेंज वो होता है। Right. So you have been working on cool stem cells and cancer research. So would you like to share some of the projects that you find was like really significant for you? Yes, तो मेरा स्टेम सेल में भी इंटरेस्ट एक तरह से वो 12th के प्रोजेक्ट में ही समझ में आ गया था कि स्टेम सेल क्या कैसे होते हैं, लेकिन उसको पढ़ना, डिटेल में पढ़ना और रिसर्च करना डिफरेंट अलग चीज होती है। तो आई वुड लाइक टू पॉज यू फॉर अ मोमेंट बिकॉज बहुत सारे हमारे लिसनर्स होंगे जिनको नहीं पता है कि स्टेम सेल्स एक्चुअली में होते क्या है। तो फॉर दोज पीपल जो कि बच्चे जो भी स्टार्ट आउट ही कर रहे हैं, जो समझना चाह रहे हैं कि क्या है, तो कैन यू गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट आर स्टेम सेल्स एंड हाउ दे हेल्प? तो स्टेम सेल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं बॉडी में, जैसे कि एडल्ट स्टेम सेल, मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स एंड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स एंड टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो टोटिपोटेंट स्टेम सेल को डिफाइन ऐसे करते हैं कि एनी सेल विच हैज द कैरेक्टरिस्टिक टू डेवलप एनी काइंड ऑफ सेल्स, जो कि अर्ली एम्ब्रायो की, जो हमारा एम्ब्रायो बनता है स्टार्टिंग में, उसमें जो सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स में ही वो स्टार्टिंग के कुछ स्टेज में ही वो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि वो सारी टाइप की सेल्स बना सकें। Right. तो उसी तरीके से हम इंसान जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, मतलब पैदा होते हैं, फिर एक सेल से 2, फिर 4, ऐसे जो डिवीजन होता है उनका। उसके बाद से सेल्स की जो पोटेंशियल होता है ग्रो होने का, अलग अलग सेल्स टाइप बनाने का, वो कम होता जाता है। जैसे हमारी स्किन सेल्स हैं, दे आर डेस्टाइन्ड टू बी स्किन सेल, वो और कुछ नहीं बनाएंगी, वो स्किन सेल ही रहेंगी। लेकिन एक ये कहते हैं एक्सेप्शनल डिस्कवरी जो हुई यामानाका के थ्रू, IPSC, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला, दैट वाज अ चैलेंजिंग एंड पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी ऑफ द एरा, जिसने पूरा पैराडाइम जो है वो चेंज कर दिया स्टेम सेल का, कि एक डिफरेंशिएटेड सेल को भी आप स्टेम सेल बना सकते हैं। तो स्टेम सेल में अगर आप उसको कैंसर में पढ़ना चाहें तो इट बिकम्स कैंसर स्टेम सेल। बहुत ही फैसिनेटिंग फीचर है एक, और बहुत ही लंबा डिबेट चलती रही है उसके ऊपर कि कैंसर स्टेम सेल और स्टेम सेल कैंसर, कैंसर से स्टेम सेल हुआ या स्टेम सेल की वजह से कैंसर हुआ। ओके, सो कमिंग बैक टू यू, रिसर्च का मतलब टॉपिक रहा है बहुत टाइम से, तो मेरा PhD का टॉपिक भी यही था। राइट। और रिसर्च करने का आपको मौका तभी मिलता है जब आप अपनी या तो खुद की लैब शुरू करते हैं या एज ए PhD स्टूडेंट कहीं पे आते हैं। उससे पहले तो आप स्टूडेंट होते हैं BSc में या
Right. बीटेक में या एमएससी या एमटेक में, Right. तभी आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं उस फील्ड के बारे में। So we totally understand that you are really fascinated about stem cells and these gene therapies. So I would like to know कि इन बच्चों के लिए who are planning to become something like you and me, like a scientist and trying to get into this field. So what are the key skills that you think are really essential for these young researchers who are planning to enter the biology field? So any research field has always been dynamic. It keeps changing, it keep evolving, and then there's always certain advances in the technology. So if you want to be in this field, if you want to earn good, if you want to get fame, if you want to publish, if you want to get a faculty job or anything, you have to be updated with every new skills and technology. There is no way out that you learn something 10 years back and you think you will survive being in academics or industry without knowing new skills. So Absolutely. updating yourself with techniques especially is a key. Absolutely. And so my next question again, then how do you keep yourself updated with these latest research and developments in your field? So there are two ways. Some people believe being in the same field, they get expertise, they become the master, and that has become their field of interest. I think in a different way. I keep changing fields. So I have switched from my PhD, from my postdoc, and then later in industry, I have worked on different fields and different projects. So switching these fields completely let me learn different techniques, more reading, more innovation, and trying those things on my own. And you don't become overconfident when you're working in different field because you are a new person, novice person. So you start from scratch. You start learning every fundamentals, every basic of that field because you think that I have to learn, I have to reach at certain point जहाँ पे उस field के expert बैठे हुए हैं. Sure. तो मैंने हर field की starting से, जैसे infection biology जो मेरी डोमेन नहीं थी, मैंने जॉन्स हॉपकिंस में जाके वो इन्फेक्शन बायोलॉजी सीखी स्टार्टिंग से कि कैसे क्या होता है. मैंने माइक्रोब्स के बारे में पहली बार पढ़ा, फिर मैंने ऐसे ऐसे कर हर फील्ड में स्टार्टिंग से बेसिक से सीखा. Right. So you have worked in so many good labs and so with so many good researchers. So how about collaboration? Like, how do you feel like collaboration is important and how does it play a role in making you the person you want to become? Collaboration is the fundamental of research. Any place you go, whether you go to a small place, big lab, big name, well-funded lab, you require collaboration. Yeah, but I think like not just in the research places or in labs, like collaboration in any way is good for you. Collaboration and networking are mandatory. If you want to be in particular field, you have to have your contact. Otherwise, it becomes very difficult. Right. You need to know some pioneers. You need to know your colleagues. You need to know who is working in your field. Or not only your field, you want to know about what's going on around. Who are those people who are running this industry? So you should be knowing those at least few names of that field. And you want to know and meet those people. Right. And any example that you would like to share about your project that was a collaborative project and gave you good success? Yes, मेरी PhD ही नहीं होती अगर ये कोलैबोरेशन नहीं होता. क्योंकि मेरी PhD का बेसिस था स्टेम सेल और मेरी PhD शुरू हुई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैंपस में, जहाँ पे स्टेम सेल की लैब थी ही नहीं. मतलब कोई भी लैब स्टेम सेल पे काम नहीं करती थी. द ओनली पॉसिबिलिटी वाज नियर बाय इंस्टीट्यूशन एम्स में काफी पहले स्टेम सेल फैसिलिटी है जहाँ पे स्टेम सेल की रिसर्च शुरू हो गई थी. थैंकफुली वो पास में इंस्टीट्यूशन था, मुझे किसी दूसरी सिटी में नहीं जाना पड़ा. तो मैंने उनको अप्रोच किया कोलैबोरेशन के लिए. उन्होंने कहा तुम कौन, हम एक नए स्टूडेंट के साथ में एक नई लैब के साथ में कोलैबोरेशन क्यों करें. मैंने बताया कि क्या पोटेंशियल है. मैंने अपनी रिसर्च को समझाया कि 5 साल तक ये लेआउट है, ये पॉसिबिलिटी है. एंड उस कोलैबोरेशन की वजह से मेरी जो डिज़ायर थी इतने सालों की मुझे स्टेम सेल में PhD करनी है वो पूरी हुई. फिर स्टेम सेल एक बहुत ही अच्छा जर्नल है जिसमें इंडिया से बहुत कम पब्लिकेशन है. उस जर्नल में पब्लिकेशन में पेपर आया, उसकी वजह से आगे के जो स्टेप्स थे वो धीरे धीरे ओपन होते रहे. That's a wonderful example of persistence, I would say. So on a personal note, you already told that the biggest challenge you faced was like your language barrier and then learning and then definitely keeping yourself updated with these technologies and research. So what was the biggest challenge that you had and how did you overcome it? So in India, especially if you're pursuing or trying to start your career in research, you'll face two major challenges. First, resources. It takes infinite time to get your materials to continue or pursue research. Suppose you place an order today, you don't know how much time it will take. It can be custom, it can be regulatory related, or it can be just delay in the shipment.
sometimes one product which you want immediately for your research, for your paper, or for your grant, it might take forever, for example 3 months, which is not the case in the other countries. Right. I have seen in Johns Hopkins in Cornell, there's a storage station. It's like a refrigerator in your house. You go pick up the things, scan, and then come back. You don't even have to place an order. Imagine going to a shopping mall where you Right. put the things and then swap your card and get the Yes. reagent. It's the same thing in the institution for research. In India, I have waited for 3 to 6 months to get one single reagent. So this is a main hurdle where you don't know what to do because you are ready to do your work, लेकिन वो रिसोर्स ही नहीं होगा तो तुम आगे की रिसर्च कैसे करोगे? Right. Second, funding. The amount of funding which we receive from the institution, from the university or from the government agencies, वो इतना कम होता है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में लैब के बाकी लोगों के लिए, फर्नीचर के लिए, अप्लायंसेस के लिए, इक्विपमेंट के लिए, कि आपके अपने प्रोजेक्ट के लिए वो पैसे ही नहीं होते हैं कि आप उस लेवल की रिसर्च कर सको। भले ही आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप किसी भी इंटरनेशनल स्केल की रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सोर्स तो होने चाहिए ना। कि वो पैसे ही नहीं होंगे तो व्हाट विल यू डू विद योर स्किल्स? Absolutely, definitely. You are absolutely right because I also did my PhD from India, and I know whatever you are talking about is really real. So we do have that Because funding you start crunch. fighting very beginning from academic bureaucracy, then government bureaucracy. Oh yeah. And I don't know how many places funding agency I have gone to personally fight for my own project. So I wrote a project, I was awarded, and then they were not releasing the money. Oh yeah. ये आगे पूछना पड़ा उनसे कि जो फिर ग्रांट क्यों किया आपने अगर आपको नहीं पैसे रिलीज करने थे? I had the same fight. I won't name the agencies, but yes, I Yeah, had. right. I don't want to name the agencies, but I have been literally to their door and I've been standing there for few hours just to Oh, get my answer. Why I would not get the money which I have been awarded. तो इंडिया में सिर्फ स्ट्रगल यही नहीं है कि आपको अच्छे नंबर लाके पास होना नहीं, है नहीं, और कुछ एग्जाम क्लियर करना है। स्ट्रगल ये भी है कि आपने एग्जाम तो क्लियर कर लिया, उस एग्जाम के आगे भी जो करना है उसके लिए भी यू हैव टू कीप फाइटिंग एट एवरी स्टेप, यू नो। सो आई वुड से इट इज एक्चुअली परसिस्टेंस and passion for what you do is going to take you to places. So now let's talk about something that we all face at some point in our life: self-doubt. So it doesn't matter how accomplished you are, if you are already established, that little voice of doubt always creeps in your mind and keeps reminding you and telling you something that we don't want to hear. So have you ever had that kind of experience, and how you dealt with it? Many times. So it's to start soon after you get over with your fellowship tenure. तो इंडिया में जनरली पीएचडी का जो रास्ता है टू गेट इनटू पीएचडी इंस्टीट्यूशन इज थ्रू द नेट एग्जाम, CSIR नेट फेलोशिप, JRF फेलोशिप व्हिच वी कॉल। अगर आपको इंस्टीट्यूशन पे नहीं कर रहा है तो, अगर इंस्टीट्यूशन की सेल्फ फंडिंग नहीं है तो आप नेशनल लेवल का एग्जाम क्लियर करके फिर पीएचडी करने जाते हैं। वो फेलोशिप 5 साल के लिए होती है। 2 साल जूनियर रिसर्च फेलोशिप जिसको हम JRF बोलते हैं, 3 साल सीनियर रिसर्च फेलोशिप जिसको हम SRF बोलते हैं। Right. 5 साल के बाद कोई भी आपको गारंटी नहीं देगा, इनफैक्ट कोई आपको रेडी नहीं होगा पैसे देने के लिए कि आपको पैसे क्यों दें। और 5 साल में इंडिया में पीएचडी करना एक रेयर फिनोमेना है। मुमकिन अगर आपको ऐसे लोग मिल जाएं तो उनको बहुत बड़ा सैल्यूट कि उन्होंने 5 साल में इंडिया में रह के पीएचडी कंप्लीट कर ली। उस 5 साल के बाद द रियल स्ट्रगल स्टार्ट, क्योंकि आप या तो आपकी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं या आप इंडिविजुअल रह रहे होते हैं। उसके बाद में अगर आपको खुद की फैमिली मेंटेन करनी होती है तो इमेजिन कीजिए अगर आप दिल्ली में, बैंगलोर में, मुंबई में या पुणे ऐसे एक्सपेंसिव सिटीज में हैं जहाँ पे आपको मिनिमम 12,000 15,000 रेंट पे करना पड़ रहा है, या आप कम रेंट पे पे लेके आपको बाकी एक्सपेंडिचर्स, उस सब के साथ में बिना किसी सैलरी के आप डेली अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, और ये आपको पता नहीं 1 साल तक करना पड़े या 2 साल तक करना पड़े, उसकी कोई श्योरिटी नहीं कि आपको पीएचडी कब मिलने वाली है। तो वहीं से आपको सेल्फ डाउट शुरू होता है, क्योंकि आपके साथ के जो लोग हैं जिन्होंने पीएचडी ना करके एमबीए कर लिया या कुछ और डिग्री कर ली, and they have been getting promoted every year and they have been doing so well, so good in their life, then you wonder, why did I enter into this field? So how you overcame it? What kept you going for this? I somehow, because this was my decision long back when I didn't go for becoming a doctor. एक तो वहां से कि मैंने ही ये डिसीजन लिया था, किसी मुझे फोर्स नहीं किया था, किसी ने मुझे मना नहीं किया था ये करने के लिए, थैंक्स टू माय पेरेंट्स जिन्होंने जो एग्री होगा इस बात के लिए। Absolutely. और दूसरा ये कि शायद ये टेम्परेरी हो, ये सोच के कि कुछ टाइम और, मे बी 6 months और 1 year और समथिंग, कि ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद तो
अपने पे भरोसा कि हाँ एक अच्छी पोस्ट हो कि अच्छी साइंटिस्ट की जॉब तो मिल ही जाएगी, इतना तो पीएचडी में करा है कि जॉब नहीं मिलने वाली कंडीशन नहीं आए। या तो थैंक्स। शायद वो 5 सालों में या 6 साल में पीएचडी में इतना आइडिया लग जाता है अपनी रिसर्च का, सुन के दूसरे लोगों से अप्रिसिएशन जो मिलता है, या आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, जब आप पोस्टर प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए, आपका पोस्टर देख के, आपकी प्रेजेंटेशन सुन के, एंड व्हेन दे कांग्रेचुलेट यू एंड टेल यू दैट कि हाँ ये काम अगर इंडिया में हुआ है और इस तरीके से पहली बार हुआ है, देन यू नो कि यू आर अमंग फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड जो ये ऐसा काम कर रहे हैं। तो राइट। वो होता है कि नहीं, ऐसा दिन नहीं आएंगे कि जॉब नहीं मिलेगी। जॉब नहीं मिलेगी। या आई थिंक दिस यू मूविंग कि या हाँ कुछ दिन की और बात है, मे बी 6 महीने 1 साल। yeah. So I'm sure this resonates with all of us who are in this field, who always think of like this is our passion and perseverance which kept us going. So shifting gears a little bit, and so you just told like the best part of being a scientist, so would like to know more about the most rewarding part of you being a scientist. So after spending almost 14 years in cancer research, I almost on daily basis I receive some reports from people, क्योंकि there is a gap in India between patient and doctors। वो डॉक्टर्स के पास जब अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, डॉक्टर का उतना ही टाइम होता है वो बता सकें कि आगे का प्रिस्क्रिप्शन क्या है, कीमोथेरेपी होगी, रेडिएशन होगा, लेकिन क्या हुआ है पेशेंट को वो कैंसर समझाने का एटलीस्ट Mhm. इंडिया में डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं नहीं है। है। पेशेंट और एक एक दिन में टाटा इंस्टीट्यूट जो इंडिया का प्रीमियर कैंसर रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे एक एक डॉक्टर एक दिन में 150+ कैंसर पेशेंट देखता है। वहाँ पे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको फैमिली या पर्सनल काउंसलिंग दे कि कैंसर क्या होता है, कैसे होगा, क्या ऑप्शंस हैं। उन पे इतना टाइम होता ही नहीं है। एम्स में या कोई भी बड़े हॉस्पिटल, बीएचयू का हॉस्पिटल देखो, या Mhm. किसी सिटी का जो मेन हॉस्पिटल है, वो इतने ओवरलोडेड हैं कि वहाँ पे टाइम ही नहीं है। तो आई थिंक आई हैव बीन डूइंग दिस पार्ट एज अ काउंसलर। जितने Right. भी लोग रिलेटिव्स हैं या मेरे फ्रेंड के फ्रेंड हैं या फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड हैं, वो लोग Right. हमें रिपोर्ट भेजते रहते हैं और मैं उनको बता रहा होता हूँ कि उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो जो फ्लो साइटोमीटर हुआ या सिक्वेंसिंग हुआ, वो एग्जैक्टली कर क्या रहा है, कीमोथेरेपी में हो क्या रहा है, रेडिएशन पे क्या हो रहा है, कैसे ये जो ट्रीटमेंट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में लिख देते हैं वो एक वर्ड MAB, हाँ। उसका क्या मतलब होता है, वो कैसे काम करती हैं एक पर्टिकुलर कैंसर के लिए, Right. तो क्या चांसेस हैं, क्या रियलिटी है कि इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद पेशेंट का सर्वाइवल टाइम कितना है, क्योंकि हर कैंसर का एक लिमिटेड टाइम होता है, 3 साल 2 साल, उसके बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी ही नहीं है उसको ज्यादा क्योर करने की। तो उनको वो रियलिटी बताना कि वो मेंटली रेडी हो सके। देयर हैव बीन सो मेनी इंसिडेंट्स जहाँ पे मुझे इतने हार्श तरीके से बोलना पड़ा कि प्लीज टॉक टू योर पेशेंट, उनके पास बहुत कम टाइम है, एंड दिस इज द रियलिटी आई एम टेलिंग नॉट द डॉक्टर। कि मुझे वो बोलते बहुत दुख हुआ कि अपने पापा से बात कर लो या मम्मी से बात कर लो, ही और शी माइट हैव ओनली 6 months ऑफ टाइम। Right. Right. तो ये बहुत बड़ा क्लेम है, क्योंकि आप गलत भी हो सकते हैं क्लेम करते वक्त, लेकिन वो पता होता है कि नहीं, इतनी वो माइक्रोस्कोप की स्लाइड देख के, रिपोर्ट्स देख के, Right. Right. हिस्टोलॉजी की स्लाइड देख के समझ में आ जाता है कि नहीं, इनके पास टाइम नहीं। I think absolutely. When you are a PhD, you are a researcher, you see those things which are like, I would say they are behind the scenes. Right. So people see the face of a doctor, but what actually goes in the head of the doctor based on those reports and findings and those tests is actually the credit goes to all the scientists who are working on the bench for making those lives easier to save, you know. So now let's talk to the students and young professionals out there who are thinking of making this field their career. So what advice would you give them, and what should they actually know before stepping into this world of these cells, genes, and then endless experiments and sleepless nights? See, other than passion, there's a determinant factor for choosing this field is the money. So make sure if you know वेरी अनसर्टेन पाथ इन द फ्यूचर, जहाँ आपको नहीं पता कि आपकी जो फेलोशिप है या आपकी जो सैलरी है वो कब बंद हो जाएगी। दूसरा, आपकी फैमिली उस टाइम पे आपके लिए सपोर्टिव होगी या नहीं होगी। और तीसरा, एक अनसर्टेनिटी कि आप खुद से ही उतने पैशनेट रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो पीयर प्रेशर होता है, सोसाइटी प्रेशर होता है, वो बहुत बड़ा होता है। उससे उस सबको झेलना, सबकी कैपेसिटी उतनी नहीं होती है कि वो उस तरीके से उसको हैंडल कर सके। और जैसा जैसा पैशन स्टार्टिंग में होता है, अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पे, मास्टर्स के टाइम पे, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता रहता है एज यू एज, क्योंकि आपको बाकी चीजें भी कंसिडर करनी पड़ती हैं एज के साथ में। तो
बहुत जरूरी है ये समझना कि क्या क्या चैलेंजेस हैं इस फील्ड में। और जो ऐसा दिखता है फैसिनेटिंग, अ लेबल, डॉक्टरेट, प्रीफिक्स बिफोर योर नेम, और वो टैग साइंटिस्ट का, वो हर्ष में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो वर्क एनवायरनमेंट कंडीशंस हैं, स्पेशली अगेन मैं इंडिया की बात करूंगा या चाइना की बात करूंगा, जहाँ पे जो वर्क एनवायरनमेंट है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। 9 to 5 तो बहुत दूर की बात है। कुछ लोग सातों दिन काम करते हैं, पूरे 365 डेज काम करते हैं, और उसमें भी उनको मिनिमल जो स्टाइपेंड होता है वो मिलता है। कभी कभी वो भी नहीं मिलता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो पीएचडी कर रहे हैं, जिनकी खुद की कोई फेलोशिप नहीं है, और अभी भी 2024 में भी जिनको 10,000 रुपये भी नहीं मिलते। यू कैन इमेजिन हाउ डिफिकल्ट दिस वुड बी फॉर अ पर्सन टू लिव इन अ सिटी जहाँ पे फेलोशिप 10,000 भी नहीं है। So this is the dark side of research. No one want to talk about, no one want to listen, or no one want to preach about this thing or do anything about it. नो आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं सोच रही थी इस बात पे आने के लिए, मैं अपने सीनियर से बात करती थी एंड देयर वर सो मेनी ऑफ देम हु वर डूइंग पीएचडी एंड वाज टेलिंग मी, ओ प्लीज ये फील्ड इतनी इजी नहीं है, यू आर ऑलरेडी हैप्पी, थिंक ऑफ समथिंग एल्स। बट आई यूज्ड टू थिंक कि नहीं यार, ये खुद तो पीएचडी कर रहे हैं और मुझे नहीं करने को दे रहे हैं, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू नो। बट प्लीज लिसन टू अस, व्हाट ही मेंशन्ड इज एब्सोल्युटली राइट। दीज आर सम ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट we are sharing because we have walked this path, so don't take these lightly and think, like, give considerable amount of time in planning it out, because it's kind of a roller coaster. It is long, thrilling, but definitely not for those faint hearted because in the long run it pulls you down at so many times where you don't want them to be pulling you down, you know. So you already told about the misconceptions and the dark side of the of being a scientist and all that. So would you like to break some other myths which these students can think of, which they have been listening so far in the field of science? Yes, myth. There is a long list of myth actually. It also depends on where you will end up doing your PhD. तो बहुत सारे लोग होते हैं जो पीएचडी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर ज्वाइन करने के बाद, थर्ड ईयर के बाद, इवन लास्ट टाइम पे, आई नो सम पीपल जिन्होंने अपनी पीएचडी बिना थीसिस सबमिट करे छोड़ दिया 4 साल के बाद। तो इमेजिन वो कैसे मेंटल प्रेशर से गुजरे होंगे कि ऐसा डिसीजन लेना पड़ा। तो हम लोग एक बहुत मेजर चीज भूल जाते हैं कि पीएचडी जो होती है वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती है। दैट मीन्स तो आप किसी भी अच्छी इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, लेकिन जिसके साथ आप पीएचडी कर रहे हैं वो कैसा है वो मैटर करता है। तो भले ही आप इंस्टीट्यूट के टैग पे चले जाएं, आईआईटीज में, आईसर्स में, एनआईटीज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, या कोई भी बिग यूनिवर्सिटीज में, इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, लेकिन वो मैटर करता ही नहीं है। वो मैटर करता है कि आप किसके साथ पीएचडी अपने जिंदगी के प्रेशियस 5 या 6 साल गुजारने वाले। तो वो अगर आपने इवेल्युएशन नहीं किया ज्वाइन करने से पहले, तो दैट कैन बी वेरी ट्रिकी and it can put you in trouble for years, maybe 1 year, 1 to 5 years. Yeah, I would like to add on that it's not exactly the way you mentioned. It's not just the papers or the lab or the institute's name. It's the person who are you going to work with. उसका वो एज अ मेंटोर कैसा है, एज अ ह्यूमन बीइंग कैसा है, क्योंकि ना सिर्फ वो पीएचडी के ड्यूरेशन में आपको इम्पैक्ट करेगा, बट बियॉन्ड पीएचडी भी होता है। तो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक अ मैरिज, जिसे बोलते हैं ना कि आप एक बार शादी जब करते हो तो बहुत ध्यान से करो कि ताकि आगे के आने वाले टाइम में आपको पछताना ना पड़े। तो पीएचडी इज़ लाइक दैट कि जब आप किसी मेंटोर के साथ जुड़ते हो तो यू हैव टू मेक श्योर दैट दैट पर्सन is not only a good scientist but also a good human being who understands you as a person and who is going to be there supporting you, be your cheerleader throughout your life, because वो गाइडेंस आपको हमेशा चाहिए होते हैं। उसका नाम, उसका साथ, उसका जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको पूरी लाइफ में हमेशा आपके साथ चाहिए, तभी आप आगे जाके एक्सेल कर सकते हो। मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैं जब एमएससी के एग्जाम्स देने के बाद when I was roaming across India for PhD interview, so I got selected I think for 6 or 7 places. Right. शायद ही कोई ऐसा मेजर इंस्टीट्यूशन होगा जहाँ पे मैं नहीं गया, जहाँ से सिलेक्शन का कॉल नहीं आया। फॉर एग्जांपल एनसीसीएस, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस इन पुणे। आई ऑलमोस्ट डिसाइडेड, वो मेरी ड्रीम लैब थी कि स्टेम सेल की लैब एक पुणे, जहाँ पे मुझे बहुत पहले से जाना था, मुझे पुणे में रहना था। लेकिन आई डोंट नो, लास्ट मोमेंट पे मैंने वो डिसीजन अपना चेंज किया एंड आई डिसाइडेड टू जॉइन अ लैब इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि एक नई लैब थी। गोइंग बाय माय इंस्टिंक्ट कि नहीं ये सही डिसीजन है, व्हिच टर्न आउट टू बी वेरी फ्रूटफुल डिसीजन लेटर। मैं अपनी पीजी सुपरवाइजर से अभी भी कनेक्टेड हूँ, अभी भी रिकमेंडेशन लेटर लेता हूँ, अभी बात करता हूँ। एंड इट गोज बियॉन्ड योर साइंटिफिक जर्नी, इट बिकम पर्सनल लेटर ऑन। So you have someone as a mentor to guide you forever for your lifetime. Exactly. तो वो डिसीजन उस टाइम पे अगर आपको लगता है कि आप फंस गए हैं कहीं पे ज्वाइन करके,
So it's better to leave the place after such, even if you have to leave after 2 years, leave the place. Right. Don't stay there for 5 years or 6 years, completing your journey and Yeah. making better relationship for the future. Yeah, as we say, cut your cost, just जैसी पता चले, just run away. And that's what I have been doing later part of my life. I've been running away from the different places. So, speaking of the future, so how do you see biology evolving in next 5-10 years? Pandemic taught us a very good lesson that Yes. we are not ready. We were not ready. Yeah. We made the vaccine in a rush, which is not the ideal way. There should have been research about this thing earlier. And secondly, we are not ready for another pandemic by another pathogen. For example, fungus. Fungus is another deadly pathogen. No one talks about it, and no one pays attention because pharmaceutical companies don't have anything to do with fungus. Yes. It's only used for better making bread. Oh, yeah. Unfortunately, fungus is more deadly than what we. Yes. And if any pandemic happens, if any big disease happens because of the fungus, we are not ready for that. Yeah. In the future, because And I have dedicated my PhD to doing all this with fungus, and still I'm finding it hard to convince my parents and my friends and everybody that fungus is the next thing, yeah, we should be ready for that. Yeah. And second thing, developing more therapies, individual personalized therapies, which I have worked for I think 2 years now. It's called cell and gene therapy. They're more promising the future of cancer research. Likewise, personal or medicine or personalized medicine or treatments are required for other neglected diseases. कि जो कैंसर के बियॉन्ड भी डिजीजेस हैं, जैसे कि जो स्पेसिफिक रेयर डिजीज जिनको हम बोलते हैं, जो जेनेटिक डिजीज होती है, जिनका हमें नाम भी नहीं पता होता, राइट, और बहुत कम लोगों में होती हैं, लेकिन उसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं. और कंपनीज जो हैं, प्रॉब्लम ये है कि उनका जो बिजनेस है, जो चल रहा होता है बेस्ड ऑन द रिसर्च, वो उस पर कभी फोकस नहीं करते क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू नहीं है. रेवेन्यू सिर्फ कैंसर से. उनको पता है कि 3 मेजर डिजीज सेक्टर हैं: कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट डिजीज. Every third person you'll find having some problem with the heart. Second is cancer, and third comes other related like lifestyle disease. Lifestyle disease, absolutely. So the focus has been shifted over the years so much on the cancer research that people have forgotten that there are other diseases as well, especially rare disease, and someone need to step up and work. So these have been like really good things. So any fun fact about your research that other people don't know? Secretly I won't say, but I have even able to convert stem cell into neurons. Oh wow! In the lab. Interesting. So I think if given a chance, if I open my secret lab somewhere, I can make an heart from many cells. I can maybe create a human, or I can create a artificial cloned animal like Dolly. Remember? That's amazing, yeah. So outside the lab, what are your hobbies which keep you grounded and sane? I think other than the family support which is required, if I come to personal life, it's about the travel. I have been traveling across the world, and being an avid traveler, I spend my weekends traveling. And if I'm not traveling, then if I'm at home, then I'm reading. I read a lot of books. Rarely I read about science books, but I read about travel books and other non-fiction books written about the history. So I'm very much interested in history, and I think history is the second thing I would like to do my and the journey of PhD, which I'm thinking of. Wonderful. That is so inspiring. You're balancing the scientist life with a personal touch. Thank you so much for sharing your incredible journey, your insights, and some fun facts and those dark side of science which we want to talk about but cannot in too much. So I'm sure our viewers are amazed as I am. And thank you so much. Thank you very much for having me, and I'm glad that I got this chance to share my opinions with you. Thank you. So, it's not just about the destination. Enjoying the journey, even with a few detours, is what truly matters. So, your passion and perseverance can lead to groundbreaking achievements. And for everyone out there who has ever dreamed of cloning animals or creating neurons, now you know it's not just science fiction, it's possible. So that's a wrap for today's episode of Dr. Cheshta's Life Lab. We have got plenty more science, success stories, and some career tips along your way. So stay tuned. But before you go, I'd love to hear from you. So who should we invite next on this channel? Are there any specific careers or inspiring individuals you would like us to feature? Maybe a scientist, an entrepreneur, or someone thriving in an unconventional field.
Please drop in your suggestions in the comment sections below. I'm always listening. And if you found this video insightful, then give it a big thumbs up and share it with your friends who might benefit from it. And don't forget to hit that subscribe button and turn on the notification bell so you never miss an inspiring story or practical tips to help you grow in your career and life. Until next time, keep learning, keep dreaming, and remember, your curiosity can change the world. See you in the next video.